हे गाइस, दिस इज केके मैम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नाम से ही समझ में आता है कि जैसे साइंस में थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते थे वैसे ही मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में भी प्रिंसिपल्स है। साइंस में जैसे लोगों ने रिसर्च करके, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके एस्टैब्लिश किए लॉज और प्रिंसिपल, वैसे ही मैनेजमेंट कंसेप्ट में भी वी हैव सर्टेन थ्योरीज, वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स जो स्टडी करना हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जब भी प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो प्रिंसिपल्स में दो दिग्गजों का नाम हमेशा लिया जाता है, दैट इज हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर. Henry Fayol was known as father of modern management and F.W. Taylor, Frederick Winsley Taylor, was known as father of scientific management. इन दोनों के अलावा और भी ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनका नाम अभी तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे आप मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ते हो, आपका एजुकेशनल लाइफ अचीव करते हो, तब आपको समझ में आएगा कितने सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट को बहुत करीब से स्टडी किया है एंड दे कम अप विद द ग्रेट कंक्लूजन्स। उनमें से अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो वो है मैरी पार्कर फोलेट, देन यू हैव जॉर्ज एल्टन मेयो जिन्होंने हॉटरन एक्सपेरिमेंट जनरेट किया एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट ही कम अप विद द ग्रेट कंक्लूजन्स जो कि आज के डेट में भी हम फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर ये दो जन इंपॉर्टेंट है जब भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब एक फंडामेंटल ट्रूथ, एक ऐसा सच जो बहुत सालों के रिसर्च के बाद एस्टैब्लिश हुआ है। जैसे ही मैं कहती हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो इन्वेंशन है, ये जो रिसर्च है, ये किसने किया? न्यूटन भाई साहब ने किया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे पता चला? इट्स वेरी इजी। वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल ऊपर से नीचे गिरा और एस्टैब्लिश हो गया। ऐसा ही हुआ क्या? उस एक एप्पल के गिरने के बाद क्या वो फॉर्मूला जनरेट कर पाए कि व्हाट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया? उस चीज को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस किए, तब जाके वो लॉ एस्टैब्लिश हुआ कि देयर इज समथिंग विद इन द ग्राउंड। हमारी अर्थ में ऐसा एक फोर्स है जो ऊपर से गिरने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें जब उन्होंने मिलाई, स्पीड, डिस्टेंस, वेट, ये सब चीजें मिलाने के बाद ही कम अप विद द कंक्लूजन ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वही पर्टिकुलर काम इन दोनों ने भी किया है। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच इंजीनियर एंड वाज वर्किंग इन वन कॉर्पोरेट कंपनी। वो एक कंपनी में काम करते थे और काम करते करते उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की तरफ जब ध्यान दिया, तब उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके ही कम अप विद द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 14 प्रिंसिपल्स मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से बहुत ज्यादा फेमस हो गए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारे बुक्स लिखे विद वेरियस लैंग्वेजेस, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग एम्प्लॉइज को समझे, वहां पे जो रिसोर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको समझे और उन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो, ये उनका मोटिव था। अब हेनरी फ्योल भाई साहब का कंसेप्ट थोड़ा अलग था, एफ.डब्ल्यू. टेलर भाई साहब का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर was also working in a very good company और उन्होंने रिसर्च करके ये पता किया कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है, हम जब कोई काम करते हैं तो उस काम करने के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, तो हम उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्कर कितने बजे आता है, कितने घंटे काम करता
प्रोडक्टिव बनाता है, उसे हम कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। ये चीज का जब रियलाइजेशन हुआ टेलर वाइज आपको, देन ही कम अप विद द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड ही कम अप विद द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स से ज्यादा उन्होंने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस किया, क्योंकि वो टेक्निक इतने जबरदस्त है कि आज के डेट पर भी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसे बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी साइज में। इवन इफ यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस, आप उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे विद द हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स मतलब क्या? प्रिंसिपल्स मतलब फंडामेंटल ट्रूथ, एक तरीके का जनरल गाइडलाइन होता है जो हमारे रिसर्चर्स हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, और उन जनरल गाइडलाइंस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो क्या हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे गाइस? बिल्कुल कर सकते हो चेंज, क्योंकि जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे आपको भी कुछ नया समझ में आएगा। यू विल कीप ऑन इनोवेटिंग समथिंग न्यू, यू विल कीप ऑन क्रिएटिंग समथिंग न्यू, राइट? तो जब आपका क्रिएशन और इनोवेशन चलेगा तो ये प्रिंसिपल और ज्यादा बेहतर दिखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल में से पहला प्रिंसिपल, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा कि मैंने कहा कि हेनरी फ्योल वाज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। क्लियर है सब लोगों को? देन जैसे कि 14 प्रिंसिपल्स है तो हम इसको पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज ईच प्रिंसिपल हैज इट्स ओन स्पेशलाइजेशन। तो हर एक प्रिंसिपल्स को स्टडी करना एक तरीके का टास्क है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें समझ में आना चाहिए, तो उन प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को उनके प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करना। हिटलर का रूल था एक, हिटलर जब डिक्टेटरशिप करता था ना तो वो डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट यूज करता था। लोगों को डिवाइड कीजिए ताकि आप उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, राइट? I always do such thing in classrooms. मैं गर्ल्स और बॉयज को डिवाइड करने का प्रेफरेंस रखती हूँ, क्योंकि जब डिवीजन होता है ना गाइस तो ही बंदा कम्पीट कर सकता है। हमें एक स्टेप उससे आगे जाना है। ये वाला जो कीड़ा अगर दिमाग में भर गया ना तो बच्चा और ज्यादा खुद को डेवलप करने की कोशिश करेगा, बट विद द गुड सेंस ऑफ कंपटीशन, नॉट विद द बैड सेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन करते समय मजा लेके कंपीट करना चाहिए, ना कि गुस्सा दिखा के। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ वर्क हमें बताता है कि जैसा जिसका कॉम्पिटेंस, जैसा जिसका क्वालिफिकेशन, जैसा जिसका एक्सपीरियंस, वैसा उसको काम मिलना चाहिए। वैसा ही आपने क्या करना है? डिवीजन करना है, क्योंकि कंपटीशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें आपको मदद करेगी एक एफिशिएंट एम्प्लॉय ढूंढने में। ये बंदे ने इतना काम किया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन नोज हाउ टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो हम वो काम किसको देंगे? उस बंदे को देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेमेंडस चाहिए, तो कॉम्पिटेंस क्या लगेगा इसमें? कम्युनिकेशन स्किल। क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? मार्केटिंग का। एक्सपीरियंस कैसा चाहिए? एटलीस्ट 3-4 साल का चाहिए, क्योंकि जितना लोगों से मिलोगे उतना लोगों को समझ पाओगे और अच्छे से मार्केटिंग कर सकोगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो जैसा आप काम डिवीजन करते हो, काम के डिवीजन का
बेस होना चाहिए, तो वो बेस क्या है? कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉइज। दूसरी बात है बेटर वर्क सेम एफर्ट। एफर्ट सबके सेम रहेंगे, क्योंकि जैसा कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपने काम बांट दिया है। तो काम बांटने के बाद इसने ज्यादा काम किया, उसने कम किया, कम काम किया, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एवरीबडी नोज देयर एफिशिएंसी। इंटरेस्ट के हिसाब से हर कोई स्पेशलाइज्ड होता है, हर कोई कॉम्पिटेंट होता है, बराबर है। तो अगर मुझे मार्केटिंग का स्किल्स है, मार्केटिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अगर अच्छे हैं, तो मेरे एफर्ट्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन रिजल्ट कैसा रहेगा? बेटर रहेगा, क्योंकि मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाऊंगी। ठीक है, सो बेटर वर्क सेम एफर्ट। सेम इज द केस विद प्रोडक्शन मैनेजर ऑल्सो। कोई बंदा अगर प्रोडक्शन यूनिट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाएगा, राइट? तो बेटर रिजल्ट सेम एफर्ट। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। जैसा कि मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, और सारे रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। तो वो सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा? इट्स वेरी इजी। देखिए, अगर मेरे यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स हैं, I have 4 departments in the organization. Say for example, HR, finance, then production and marketing. ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंटेशन है, तो जैसा जिसका स्पेशलाइजेशन वैसा उसका डिपार्टमेंट जाएगा, वैसा उसको काम डिवाइड किया जाएगा, राइट? इफ आई एम MBA विद द HR, तो मेरा डिपार्टमेंट कैसा हो गया? HR का। इफ आई एम हैविंग अ मास्टर्स इन फाइनेंस, तो मैं कहाँ जाऊंगी? फाइनेंस। इफ आई एम हैविंग ऑपरेशन मैनेजमेंट में मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो कहाँ? प्रोडक्शन, क्योंकि वहां अपन मशीनें ऑपरेट करते हैं। इफ आई एम गुड एट सेलिंग, तो आई विल बी गोइंग एट द मार्केटिंग में। मतलब स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर डिवीजन ऑफ वर्क गोज डुअली, दोनों साइड से होना चाहिए। मैनेजरियल पोजीशन पर भी होना चाहिए और टेक्निकल पोजीशन पर भी होना चाहिए। मैनेजरियल मतलब क्या? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। जो लोग दूसरों से काम करवाते हैं और उनके साथ मिलके काम करते हैं, वो मैनेजरियल कहलाएंगे। उनमें डिवीजन कैसा? वेरी इजी। उनमें भी कॉम्पिटेंस होता है, क्वालिफिकेशन होता है, तो जैसा जिसका कॉम्पिटेंस वैसा उसको काम। जैसे आई एम हैविंग HR नॉलेज, तो क्या मैं प्रोडक्शन वाले को संभालूंगी? क्या नहीं, मुझे किसको संभालना है फिर? HR के डिपार्टमेंटल को। ठीक है, जो लोग प्रोडक्शन यूनिट संभाल रहा है, प्रोडक्शन यूनिट में काम करने वालों से अगर काम करवाना है, तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का नॉलेज हो। तो स्पेशलाइजेशन डिसाइड करेगा कि हमारा मैनेजरियल एंड टेक्निकल डिवीजन ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द सेपरेट डिपार्टमेंट, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, मेरे यहाँ काम करने के लिए जितने रिसोर्सेस आएंगे, उन सारे रिसोर्सेस को मैं डिवाइड करूंगी। बेसिकली मैंने 4 डिपार्टमेंट लिए हैं, आप इससे और भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स ले सकते हो। ऑफिस मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, देन यू हैव अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो आपके स्टॉक को बराबर से मेंटेन करते हैं। ठीक है, आप जितने चाहे उतने डिपार्टमेंटेशन कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क of your organization, it depends upon the resources which has been used in your organization. ठीक है, so first principle था हमारा division of work. When you divide the work, you come up with the next principle, that means authority and responsibility. Authority means right to give order, right to give command to your subordinates. And responsibility means a duty which has to be followed by the subordinates.
है ना। सबऑर्डिनेट के ऊपर कमांड करना ये अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट को ड्यूटी देना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फयोल भाई साहब कह रहे हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, मतलब एक साथ चलनी चाहिए। वो एक साथ कैसे चलेगी, एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने किसी सुपरवाइजर को एक पर्टिकुलर टारगेट दिया है अचीव करने के लिए। अगर उसको बोला मैंने कि भाई आज दिन भर में, बीइंग अ प्रोडक्शन मैनेजर, आज दिन भर में तूने 50 शर्ट प्रोड्यूस करना ही है, अपने वर्कर से करवाना ही पड़ेगा, दैट मीन्स आई एम यूटिलाइजिंग माई अथॉरिटी एंड गिविंग हिम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट। लेकिन वो टारगेट तभी अचीव कर पाएगा जब मैं उससे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई अथॉरिटी उसको दूंगी। जुड़ी हुई अथॉरिटी मतलब क्या, उसको मैंने टारगेट दिया ना 50 शर्ट का, लेकिन वो अगर कमांड करके उसके वर्कर से काम नहीं करवाएगा तो क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई महत्व रहेगा क्या? नहीं। सो अगर आपको उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करानी है तो उसे अथॉरिटी देना पड़ेगा कि भाई तू अपने वर्कर से पूरी तरीके से काम करा ले, मतलब उसको मैनेजमेंट का पूरा अथॉरिटी देना पड़ेगा और तभी जाके वो बंदा क्या करेगा, अपने टारगेट्स को अचीव करेगा। समझ में आ रही है बात? सो दिस गोज, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, इसीलिए उसको पैरिटी बोलते हैं। कहीं ना कहीं दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है। अथॉरिटी भी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना गाइस। जब आपने किसी को अथॉरिटी दी है तो अथॉरिटी भी फुलफिल करना। मैंने उसको टारगेट बताया, अगर उसने टारगेट अचीव नहीं किया, who will be responsible? That employee will be responsible to answer the top level? No, I will be responsible to answer the top level. Being a manager, what you are doing? You are not getting things done by others. तो आप अगर सुपरवाइजर को नहीं समझा पा रहे हो काम, तो फिर कौन समझाएगा? मतलब एक हाथ से मेरे पास अथॉरिटी है टू कमांड द टारगेट और दूसरे हाथों में मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आंसर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसीलिए उसको पैरिटी कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं, इट गोज हैंड इन हैंड। देन सेफगार्ड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ये पर्टिकुलर चीज बहुत सेफगार्ड करता है। अब्यूज मतलब मिसयूटिलाइजेशन करना, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना इज कॉल्ड एज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आपको हेल्प आउट करता है ताकि बंदे को समझे कि सिर्फ अथॉरिटी होना मतलब कमांड करना नहीं होता, उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जरूरी होता है, उससे जुड़ी हुई ड्यूटी फॉलो करना भी जरूरी होता है। सो देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट इज राइट टू पनिश। अगर कोई बंदा आपने दी हुई कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, अगर मैं आंसरेबल हूं टॉप लेवल को, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी अथॉरिटी है टू पनिश दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, मेरे टारगेट को अचीव करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, जुडिशियली उसको पनिश करना पड़ेगा। और जुडिशियली विद द प्रेजेंस ऑफ एवरीवन, अकेले में नहीं, मुझे भड़ास नहीं निकालनी है, लेकिन उसने की हुई गलती का एहसास उसको होना चाहिए, इसीलिए जुडिशियल बेसिस पे मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्या देखा हमने, डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पे हम एक एम्प्लॉय के कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम को डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा देखा हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच क्रिएट ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा देख रहे डिसिप्लिन। नाम से क्या समझ में आ रहा है, डिसिप्लिन, अ वेरी बोरिंग थिंग बट काउंट्स अ लॉट इन योर लाइफ। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो लोग एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं ना गाइस, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास सैटिस्फैक्शन रहता है रिगार्डिंग देयर लाइफ्स। ठीक है, सो ऑलवेज बी डिसिप्लिन। आप जो कमिट करते हो उसे फुलफिल कीजिए,
जो आपको रूल्स बताए गए हैं, बीइंग ओबीडियंट अबाउट इट, ओबीडियंट रहोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। सो सबसे पहला पॉइंट इन द डिसिप्लिन इज ओबीडियंस। यू शुड ओबे योर बॉस, you should obey your leaders and you should obey your supervisors also while doing any kind of a work, क्योंकि obedience ही आपको हमेशा disciplined रहना सिखाएगा, stick to the rules and regulations सिखाएगा। so इसीलिए सबसे पहला काम है to be obedient। दूसरा है good supervision। good supervision इसलिए क्योंकि जो आप काम करवा रहे हो सामने वाले से वो तो सुनेगा ही, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है, लेकिन वो सुन के वो चीज को बराबर से फॉलो कर रहा है या नहीं ये भी जानना जरूरी है। तो ये कौन बताएगा? सुपरवाइजर बताएगा। तो डिसिप्लिन में रहे हैं या नहीं ये जानने का काम एक सुपरवाइजर ही कर सकता है। सुपरवाइजर नाम से ही उसका काम समझ में आता है, जिसका विजन बहुत सुपर है ना वो सुपरवाइजर छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेगा और तुमको पनिश करेगा। सो गुड सुपरविजन इज इंपॉर्टेंट सो दैट आपकी जो गलतियां है वो पकड़ में आए एंड यू एबल टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक्स। देन क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। क्लियर, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। आप जो सामने वाले से काम करवाना चाहते हो पहले उसको क्लियर रखो, ठीक है, उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट रखो। अनफेयर ट्रीटमेंट करोगे तो वर्कर भी आपको अनफेयरली ट्रीट करेगा। सो हैव फेयर ट्रीटमेंट विद हिम, उसके टारगेट्स, उसके स्टैंडर्ड सही तरीके से उसको समझाओ ताकि वो अग्री करे, और वो अग्रीमेंट हमेशा कैसा रहे? क्लियर और फेयर रहे, ठीक है। इससे हमेशा एक ओपन कम्युनिकेशन रहेगा और ओपन कम्युनिकेशन के साथ यूनिटी मेंटेन रहेगी। अगर आपको डिसिप्लिन में यूनिटी चाहिए तो ये पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि राइट टू पनिश में हमने देखा, इसी को आगे ये बढ़ाता है, दैट मीन्स जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। जो भी पेनल्टीज है उसका जुडिशियसली अप्लाई कीजिए, बायस अनबायस का नहीं रखना है। ये मेरा रिश्ते वाला है तो मैं इसको थोड़ा कम पेनल्टी कर देता हूँ, ऐसा काम नहीं चाहिए। रूल्स शुड बी सेम टू एवरीवन, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो एवरीवन विल फील सिक्योर, हर कोई फेयरली काम करेगा और ओबीडियंटली अपने काम को फॉलो भी करेगा, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ऑलवेज हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट्स एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो उसके बाद द फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड नाम से ही समझ में आता है कि कमांडिंग पोजीशन पे हमेशा एक जन का होना जरूरी है। अगर आपको एक से ज्यादा लोग कमांड करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सबऑर्डिनेट कंफ्यूज होगा कि मैं इसकी बात सुनूं या इसकी बात सुनूं, बराबर है। तो हमेशा यू नीड अ फोकस व्हाइल लिसनिंग टू द कमांड्स। तो कमांडिंग पोजीशन पे जब एक ही बंदा रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता सबऑर्डिनेट्स को कि मुझे किसकी बात सुनना है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन ही नहीं रहता। सेम इज द केस विद सबऑर्डिनेशन आल्सो। सबऑर्डिनेट्स भी कितने चाहिए? एक ही चाहिए, क्योंकि कमांड करने वाला एक है तो वो एक जन को ही अच्छे से मैनेज कर सकता है, एट अ टाइम दो को मैनेज नहीं कर सकता, और अगर दो आ जाते हैं तो उनमें डिस्प्यूट्स होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड में हमेशा वन वर्कर वन सुपरवाइजर रहता है, एक वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर रहता है, ठीक है। देखिए पहले क्या बोला है? टू कमांड एट अ टाइम, दो कमांड एट अ टाइम कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दैट विल ऑलवेज क्रिएट अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन। दूसरा, नो डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल सबऑर्डिनेशन हमेशा डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं जो पीसफुलनेस ऑफ अ कंपनी को हैम्पर कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में डिस्टर्ब कर सकते हैं। देन रिजेंबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ चलता है? यूनिटी ऑफ कमांड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है, जहां पे एक वर्कर को एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर अलॉट होता है और ये लोग एक दूसरे से फिर क्या करते हैं? काम सीखते हैं, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। देन यू हैव
वन सुपीरियर वन सबॉर्डिनेट, ये पक्का करके चलो, वन सुपीरियर एंड वन सबॉर्डिनेट, दिस इज फाइन। इसके बाद के जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा 4 प्रिंसिपल्स मॉडर्न मैनेजमेंट के, विच स्टार्ट्स विद द डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये जो 4 आप पढ़ रहे हो, दीज आर द इनिशियल 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे हमें और 10 पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 14 प्रिंसिपल्स है। ठीक है गाइस, तो एक बार वापस से रिकॉल करेंगे आज हमने क्या पढ़ा। तो उससे पहले, बिफोर कंक्लूडिंग, टेक 2 seconds and just jot down the points which I have written over here. Okay class, take 2 seconds. चलिए एक बार वापस से रिकॉल करेंगे गाइस। देयर हमने स्टार्ट किया विद द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मैंने बताया थे, इट इज नथिंग बट द फंडामेंटल ट्रूथ, जिनको आप जनरल गाइडलाइन के तौर पे क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, और इनका यूटिलाइजेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेवलपमेंट ला के देगा। While developing, you have to check it out that principle consists of 2 researchers, that means Henry Fayol and F.W. Taylor. Henry Fayol was known as the father of modern management and F.W. Taylor was known as the father of scientific management. Henry Fayol भाई साहब के हिसाब से उनका ये concept था कि if you want to develop organization, you have to develop your employees also. बट पहले किसको डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन को, तो एम्प्लॉय अपने आप क्या होते जाएगा, डेवलप होते जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल्स लाए, दैट टू द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जिसमें पहला प्रिंसिपल आज हमने देखा डिवीजन ऑफ वर्क, जहां हम कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से लोगों का काम डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जिन लोगों को आप अथॉरिटी देते हो तो उससे जुड़ी हुई, सॉरी आई रिपीट माय वर्ड्स, जिन लोगों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उससे जुड़ी हुई अथॉरिटी भी उनको देना जरूरी है। देन यू हैव अ डिसिप्लिन, you have to be obedient, you have to remain committed to your work, और जो आपने प्रॉमिस किया है वो आपको फुलफिल करना जरूरी है, अदरवाइज आपको जुडिशियस पेनल्टीज पे करना पड़ेगा। देन यूनिटी ऑफ कमांड देखा हमने, जहां पे डुअल चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां 2 चीजें इंक्लूड हो जाती है वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या कंसेप्ट को लेके चलता है, वन सुपीरियर वन सबॉर्डिनेट, कमांडिंग पोजीशन पर भी एक रहेगा और कमांड सुनने वाला भी एक रहेगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ कमांड। आई होप आज आपका लेक्चर अच्छा हुआ है और आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड इफ यू वांट टू शेयर सच थिंग, आपको शेयर अगर करना है तो जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, एंड डू लाइक माय वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच, ओवर फॉर द डे, थैंक यू।